सबसे पहला सवाल धनंजय गिरि जी, बधाई के साथ, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह कल हुआ और एक बड़ा कैबिनेट 71 मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ हमने कल देखा है, लेकिन 20 घंटे बाद इंतजार है कि पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट हों। जाहिर है कि उसमें कुछ देर की दूर अभी फिलहाल देरी है और पोर्टफोलियोज किसको क्या मिलने वाले हैं ये भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ बीच में कुछ छोटी मोटी नाराजगी जब उभर कर सामने आ रही है तो ये सवाल बरकरार है अभी भी कि क्या कोई चुनौती गठबंधन की सरकार में बीजेपी देख रही है 3.2 में? नहीं पूर्णिमा जी, पहले तो सरकार जो गठन हुई है उसकी देश की जनता को बधाई, आपके चैनल और पैनल की सभी को बधाई, और इस देश की जनता को बारंबार बधाई कि 1962 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि तीसरी बार लगातार कोई सरकार बनी है, और 84 के बाद कांग्रेस की कभी भी इतनी सीटें कभी भी नहीं आई हैं। तो इस तरह से हम जनता के कदमों में सर झुका करके धन्यवाद देते हैं जनता का। और नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा जनाकांक्षा को प्राथमिकता दी है, नवाचार के आधार पर विकास को नित नए रूप देने के लिए प्रयासरत रहे। इस दिनों उन्होंने एनडीए को नए फुल फॉर्म समाज के न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया, जनाकांक्षाओं के अनुरूप जनतंत्र को मूर्त रूप देने के लिए कोई काल को देकर ही कोई भी राष्ट्र नेता कालजयी बनता है। नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर कालजयी कैरेक्टर है। वो देश को जिस नूतन ऊंचाइयों पर जिस तरह से लेकर के चल रहे हैं, उनका जो घोष वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो उसमें सबको जोड़ करके चले। 2014 में हम सरकार में आए थे, 2019 में भी आए, 2024 में भी आए। हमारे पास 14 में पूर्ण बहुमत था, 19 में भी था, और 24 में हमें एनडीए की बहुमत मिला। तो हम इस तरह से चल रहे हैं और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर व्यक्ति काम करने वाला ये जानता है। गिरि जी, ये तो सब सोच रहे हैं ना 20 घंटे, ये तो पहली बार हुआ है, ये आप भी जानते हैं कि 20 घंटे का समय हो चुका है, लेकिन पोर्टफोलियोज नहीं, अगर मान के चलिए अभी तक नहीं मिले, बता दिया गया है लेकिन उनका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। तो आखिर उस देरी की वजह क्या है? क्या बहुत ज्यादा मंथन करना पड़ रहा है, या बहुत ज्यादा परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, बैलेंसिंग एक्ट है कि कोई नाराज नहीं हो पोर्टफोलियोज बंटने के दौरान, जो बाद में किसी तरीके से उभर कर आए सामने? नहीं पूर्णिमा जी, इस तरह की कोई बातें नहीं है, लेकिन जब विस्तार से बातें हो रही हैं और बैठक चल ही रही है, बैठक के बाद उम्मीद है कि घोषणा हो जाएगी, क्योंकि सबको बता ही दिया गया, जैसा कि आपको भी सूचना है, बता दिया गया। अब उसका फॉर्मल अनाउंसमेंट होना बाकी है, वो समय के साथ हो जाएगा, क्योंकि नई कैबिनेट बनी है, अनुभव और ऊर्जा दोनों का समायोजन करके बनी है। तो सबको बताया जा रहा है कि भाई किस तरह से करना है। समर्थ मोदी जी को समर्थन के साथ भारत को एक समर्थ, सशक्त, सबल, सुस्फूर्त, स्वस्थ, सुरक्षित, समर्थ रूप देने के लिए एक नई सरकार का जो गठन हुआ है, उसमें समय के साथ घोषणा हो जाएगी कि भाई किसको क्या मंत्रालय मिला। और ये प्रधानमंत्री का संवैधानिक प्रोरोगेटिव होता है, जिसको जो चाहे मंत्रालय दे दे, और हमारे सहयोगियों ने भी इसके बात की तस्दीक की है। तस्दीक आपके सहयोगी कुछ और बातों की भी कर रहे हैं धनंजय जी, उसके लिए मैं आपके पास आऊंगी, उसी तस्दीक को आपके सामने रखते हुए और उसको समझने की कोशिश करूंगी। लेकिन दीपक झा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक झा साहब, इंतजार तो है हमको, जैसे एक लोकतांत्रिक पर्व हमने देखा, नई सरकार का गठन हुआ, अब शपथ ग्रहण भी हो चुका है, अब हम पोर्टफोलियोज मिलने का इंतजार कर रहे हैं कि भाई 5 साल बाद किस तरीके से सरकार ये आगे बढ़ेगी, अलग अलग मंत्रालय की जिम्मेदारी कौन संभालने वाला है। विपक्ष में बैठे हुए आपकी नजर इस पर कितनी है, और क्या आप कोई चुनौतियां मोदी 3.0 में देखते हैं एक विपक्ष होने के नाते? देखिए, प्रधानमंत्री जी को बधाई, देश को बधाई कि एक देश को नई सरकार मिल गई, 2024 की नई सरकार चुनी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो तानाशाही मानसिकता की सरकार थी, वो उसका अंत हो चुका है। अब टीडीपी ने मांग कर दिया, जेडीयू ने मांग कर दिया कि लोकसभा अध्यक्ष से ये गृह मंत्रालय। आती हूँ दीपक झा जी आपके पास, एक बड़ी खबर इस वक्त लेनी होगी। पहला फैसला क्या है? 3 करोड़ घर बनाने का फैसला लिया गया है। पीएम आवास योजना के तहत ये घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना, हर किसी को घर मिले, इसका अधिकार देने की कवायद पहले फैसले के साथ, या इसको मैं कहूं कि एक दूसरा फैसला है, क्योंकि पहला फैसला दस्तखत के साथ किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करने का हुआ। ये एक और इम्पोर्टेंट फैसला, क्योंकि एक तरफ बैठक चल रही है और इस बैठक में बड़े बड़े फैसलों की उम्मीद है, जिसमें 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। ये फैसला कैबिनेट से निकलकर सामने आया है। पीएम आवास योजना में 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे, इनका निर्माण किया जाएगा। धीमे धीमे जो फैसले हैं कैबिनेट की बैठक से निकलकर सामने आएंगे, और जाहिर है बहुत महत्वपूर्ण है, हर किसी के घर का सपना पूरा हो। दीपक झा साहब,
ये फैसला उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो एक घर की आस लिए बैठते हैं। और पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाए जाने का फैसला अभूतपूर्व है और बहुप्रतीक्षित भी है। दीपक झा। पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि देश के गरीबों का मजाक कैसे उड़ाना है इस सरकार से सीखिए। देश के किसानों का मजाक कैसे उड़ाना है इस सरकार से सीखिए। देश के जवानों को बर्बाद कैसे करना है इस सरकार से सीखिए। देश के युवाओं का भविष्य कैसे बर्बाद करना है इस सरकार से सीखिए। देश में पेपर लीक कैसे करना है इस सरकार से सीखिए। निर्मला रमन जी जो थी वित्त मंत्री थी, वो कहती थी कि हम पिछले 10 सालों में लगभग 3 करोड़ घर बना चुके हैं। प्रधानमंत्री कहते थे हम 4 करोड़ घर बना चुके हैं। तो इस सरकार में जो द्वंद्वाभास कर रहे थे ना, द्वंद्व युद्ध चल रहा था, कोई नंबर गेम में, तो किसी के पास कोई सॉलिड कैलकुलेशन नहीं है कि हमने कितने घर बनाए और कितने घर आपके पास है कैलकुलेशन झा साहब? नहीं, मैं तो वही कर रहा हूँ, जब सरकार ही आंकड़े नहीं आपके पास कोई कैलकुलेशन? आपको लगता है कि इनकी कैलकुलेशन गलत है? मैं कहती हूँ चलिए मान लेती हूँ 1 सेकंड को कि इनकी हर कैलकुलेशन गलत है, तो अपनी कैलकुलेशन जरा बताइएगा झा साहब। पूर्णिमा मिश्रा जी, आपका सवाल ये होता अगर कि सरकार का, अरे आप थोड़ी सवाल तय करेंगे दीपक झा जी, आप सवाल तय करेंगे। आजकल आप लोगों की बहुत बुरी आदत हो गई है, आप लोग सवाल भी तय करने लगे हैं और जवाब भी आप ही लोग तय करते हैं। इतना लिबर्टी तो छोड़िए, लोकतंत्र में रह रहे हैं ना, तो कुछ आजादी तो प्रेस के लिए भी छोड़िए। देखिए, अभी 4 जून को आजादी थी प्रेस की और पूरे देश ने देखा कि भारत का मीडिया कितना आजाद है। 4 जून को जनादेश आया और जनता का फैसला आया, जो सरकार बन रही है, शपथ ग्रहण कर चुकी है। मैंने पूछा कि अपनी कैलकुलेशन बताइए ना, इनकी कैलकुलेशन इतनी खराब है तो। पूर्णिमा जी, अगर अब आपका सवाल खत्म हो गए तो मैं बोलूंगा, नहीं तो आप सवाल करते नहीं तो आप मुझसे सवाल मत पूछिए, जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए सीधे सीधे। नहीं तो मैं जवाब दीजिए ना साहब, इधर उधर गोलमोल बात मत करिए। आप जवाब लीजिए तब मैं दूंगा, नहीं तो मैं। आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो फिर मैं टोकूंगी आपको, इसीलिए जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। अपना कैलकुलेशन बताइए अगर इनका कैलकुलेशन गलत है तो। पूर्णिमा मिश्रा जी, सबसे बड़ी बात है कि मैं नरेंद्र मोदी जी तो हूँ नहीं कि आपका सवाल पे मुस्कुरा दूंगा। ओहो दीपक जी, अभी तक आप उसी में डूबे हुए हैं ना, जो छिन गया आपसे, आपको मिला नहीं, उबर नहीं पाए अभी तक उससे। आप लोग अभी तक उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। नहीं बनी आपकी सरकार साहब, एक्सेप्ट कर लीजिए, अब सरकार दूसरे की बन गई है। सुन लीजिए, मैंने तो कहा था कि हम विपक्ष में मजबूत विपक्ष है, इसीलिए मैं नंबर तो कैलकुलेशन बताइए ना, समय मत जाया करिए ना सर, बाकी मेहमान भी हैं। कैलकुलेशन बताइए अपनी। तभी तो मैं कह रहा हूँ, देश कंफ्यूज है कि 2 करोड़ घर बनाए, 3 करोड़ घर बनाए, 4 करोड़ घर बनाए। नंबर आंकड़े कौन देगा? प्रधानमंत्री का नंबर अलग होता है, वित्त मंत्री का नंबर अलग होता है, भाजपा के प्रवक्ताओं का नंबर। ठीक है धनंजय जी, जल्दी से इनका जवाब दीजिएगा, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। धनंजय जी, इनको बताइए कि 10 साल में 4 करोड़ 21 लाख घर बन चुके हैं। अपना आंकड़ा दे दीजिए और इनको क्लियर कर दीजिए कि कितने घर बने और कितने बनने हैं। पूर्णिमा जी, हमने तो मैनिफेस्टो में लिखा है कि 12 करोड़ किसान सम्मान निधि गई, 12 करोड़ लोगों को एक टाइप से वाटर पहुंचे, 4 करोड़ 21 लाख घर बने, और ये सारा, और 3 करोड़ आगे घर बनाएंगे। जो आगे लोग बच गए हैं 3 करोड़ उनका घर बनाएंगे। कन्फ्यूज कांग्रेस फ्यूज है, किटी फ्यूज है, जनता से तो पूरी तरह से रिफ्यूज है। हम कोई फर्जी, भाई साहब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, भाई साहब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, कांग्रेस को बोल रहे हो, किसानों, भाई साहब आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। आप भी भाजपा को बोल रहे थे। को सुनिए पहले, आप जवाब ले लीजिए। नहीं दीपक जी, जवाब ले लीजिए, उनका जवाब आप तय मत करिए। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि हम 4, आप भाजपा को ही बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। तो देश में आपका टॉप फ्लोर खाली है, आप भाजपा को ही बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। दीपक जी, इसलिए कृपया मजबूत विपक्ष का नाम, मजबूत विपक्ष का नाम ये नहीं होता है जो अभी आप कर रहे हैं। जवाब तो सुन लीजिए। आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो आप आरोप लगा देंगे कि आपके माइक बंद कर दिए जाते हैं। अभी तो सबके माइक खुले हैं ना, और सबके कान भी, तो सुन लीजिए ना फिर। बोलिए धनंजय जी। पूर्णिमा जी, कांग्रेस पोजीशन के लिए मर रही है, अपोजिशन में रहना कांग्रेस ने कभी सीखा ही नहीं रहा। जो लगातार सत्ता का सुख भोगते रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन खल्ला है, उनके लिए सत्ता मलाई चावने का तरीका है। सत्ता कोई मिशन के लिए थोड़े है। लोकतंत्र का न्यूनतम शिष्टाचार है, लोकतंत्र के न्यूनतम शिष्टाचार को भाजपा हो गई सत्ता के लिए
नतमस्तक रुकिएगा, आप धनंजय जी, आप रुक जाइए, सत्ता रुक के जाइए। लिए आप लोग मर रहे हैं, सत्ता की चाटुकारिता भाजपा कर रही है। दीपक जी, उमा आई होप भाजपा मैंने आपको प्रवक्ता ये तो क्लियर बोले कर अपने दिया। शब्दों की गरिमा दीपक बनाए जी, रखें, अन्यथा दीपक जी, इनको इन्हीं की भाषा में आप जवाब कम दिया बैठते जाएगा। हैं मेरे साथ चर्चा में, लेकिन आप ये जानते हैं कम से कम, क्योंकि समय हो गया आपको मेरे को डिस्कशंस में बैठते हुए, कि बीच में बोलने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, ये सब- एक एक ये करके सब बात शब्द करते हैं ना, मत क्या बोलिए कि समस्या समय है? हो गया कि- समस्या क्या है एक नहीं, एक करके बात करने में? एक एक करके बात समस्या करने ये में है- समस्या क्या है? पूर्णिमा मिश्रा जी, समस्या यह है कि जब भाजपा शब्दों की मर्यादा लांघती है तो अब आप उसको नहीं टोकते। नहीं, जब आप हम बीच में तानाशाही बोलते हैं का तो है। आप कहते हैं आप कि देश के नहीं, आप प्रधानमंत्री को बीच में मत तानाशाह बोलिए। कहें। आप ये भाजपा मर्यादित को शब्द है। आपने क्यों नहीं इससे रोका? बड़ी भाजपा ये करे तो मर्यादित सत्ता शब्द के है। लिए ठीक मर है, रही है। चलिए धनंजय जी, आपको भी रोकती हूँ। दीपक जी, दीपक जी, धनंजय जी, आपको भी रोकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर डिबेट को डाइवर्ट नहीं करूंगी। जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे।